राजस्थान के चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। नई सरकार किसकी होगी? कांग्रेस बीजेपी बड़ी तनाव में है। बड़ी चिंता का विषय है कि एग्जिट पोल ने क्या कर डाला। आधे कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनाएगी, आधे कह रहे हैं बीजेपी बनाएगी। वही एग्जिट पोल जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को चढ़ता हुआ बता रहे हैं, वो यहां पे राजस्थान में कम बता रहे हैं। कई सारे सवाल एग्जिट पोल पे भी है, लेकिन आज चर्चा करेंगे कि परिणाम जो रहने वाला है उसके बाद का प्रदेश में क्या स्थिति होगी, यानी सीएम कौन होगा अगर बीजेपी बनी तो, और अगर कांग्रेस बनी तो। एक चीज आप गौर करेंगे कि पूरे इस सिनेरियो में, पूरे हालात में दो चेहरों पे बात होनी चाहिए। पहला, जिस तरह से वसुंधरा राजे की सक्रियता चुनाव की दुदुम्बी बजने के बाद दिखी है गजब उत्साह से, और जिस तरह से सचिन पायलट की खामोशी उसी टाइम पीरियड से शुरू होके आज तक कायम है। सदे हुए नपे तुले बयान, एक फायर ब्रांड नेता जो कि कांग्रेस के एक बड़े स्टार प्रचारक हैं, और क्यों खामोश हैं? क्या उन्हें परिणामों को लेकर कोई आशंका है, या क्या वो कुछ और सोच रहे हैं? और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? इस पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं, और आपसे अपील है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि कल हम आपको नतीजे थोड़े अलग तरीके से, अलग कहानियों, किस्सों, रोचक माहौल के साथ सुनाएंगे। इसलिए आपसे अपील है कि आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। राजस्थान का चुनाव जो है वो 25 नवंबर को हुआ, और उसके बाद में 3 दिसंबर का इंतजार सभी के लिए भारी पड़ रहा है। आज की रात तो नेताओं की करवटें बदलते हुए ही गुजरेगी। कल यानी कि 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे खुलेंगी मतपेटियां। जी हां, मतपेटियां यानी कि पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट वो वोट होते हैं जो कि लोगों ने या तो अब की बार होम वोटिंग से दिए हैं, 2-3% वोट होम वोटिंग से पड़े, या उन कर्मचारियों के वोट जो कि चुनाव की ड्यूटी में रहते हैं, या वो वोट जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, भारतीय सेना में कार्यरत है, वायुसेना में, नौसेना में, या केंद्र सरकार के उन उपक्रमों में जिनके लिए वोट डालने आना संभव नहीं हो पाता, वो डाक से वोट भेजते हैं। उन सारे वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक होगी। अब ये जो वोटिंग हो रही है, इसमें जो 16 तारीख से जो वोटिंग हुई थी, होम वाली वोटिंग 22 तक, उसमें 2-3% लोगों ने ही वोटिंग की, ज्यादा वोटिंग नहीं है उसमें। तो वो टोटल जो सिलेक्टेड लोग थे उसमें से भी 2-3% वोटिंग। तो चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने ही ज्यादा उसका लोड नहीं लिया, ऐसा देखा गया। 105 साल के व्यक्ति भी बूथ पे चल के आए, लिहाजा इस योजना को कितना कामयाबी मिली यह सिरे से नजर आती है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से इस योजना को अमली जामा पहनाया, चाहे वो दिव्यांगों का मामला रहा हो। लेकिन पिछली बार के पोस्टल बैलेट पे अगर अपन बात करें तो 11.5% यानी 11.66% वोट जो है वो खारिज हुए थे। उन लोगों के जो चुनाव करवाते हैं या केंद्र सरकार में कर्मचारी अधिकारी हैं, उन लोगों की खारिज क्यों हुए? और एक बात आपको और बता दूं, इस बार इतने नहीं होंगे, उसकी भी वजह है। जैसा कि चुनाव करने वाले, कराने वालों से बात हुई तो यह है कि जब ठप्पा लगाया जाता है, जो स्याही होती है, पेपर को मोड़ते वक्त दोनों तरफ वो स्याही लग जाती है और बड़े पैमाने पे वोट खारिज हो जाते हैं। जैसे कि आपने प्रत्याशी चुना किसी निर्दलीय को, या किसी बीजेपी के, या कांग्रेस, आरएलपी, बसपा, सीपीआईएम, सभी पार्टियों के नाम ले लेता हूं, कोई नाराज न हो जाए, तो उनमें से किसी एक के लिए ठप्पा लगाया आपने, तत्काल उस बैलेट को मोड़ा, तो वो स्याही दूसरे पे भी चिपक जाती है, लिहाजा वो वोट खारिज माना जाता है। इस बार ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बार ये जो वोट है ये ठप्पे से नहीं पड़े हैं। कर्मचारियों के वोट जो है उसमें पेन से निशान लगाया गया है चुनने का, तो संभावना है कि खारिज की संभावना बनती तो है। कारण तो है क्योंकि बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, हो सकता है दोनों को राजी करने के लिए टिक कर दें। वहां ऑप्शन है, ईवीएम में आपके पास ऑप्शन नहीं कि ये इसको भी दे दिया उसको भी दे दिया, लेकिन वो जो एक गलती अपने आप जो हो जाती है एक गीली स्याही के कारण, वो इस बार नहीं होगी। साथ ही चूंकि ये तो बात हुई कर्मचारी ने कैसे वोट किया, लेकिन कर्मचारियों ने वोट किया किसे? क्या जो ऑप्शन अशोक गहलोत ने उनके लिए एक बड़ा लब्बो-लुआब वाला खोला था, जिसको ओपीएस नाम दिया गया है, ओपीएस जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या कर्मचारियों के जो दिमाग की बत्ती है उसको कांग्रेस के हाथ वाले पंजे वाले निशान पे जलाया होगा?
अगर जलाया होगा तो फिर परिणाम अलग तरीके से आएंगे राजस्थान की विधानसभा के। लेकिन कुछ कर्मचारी नेताओं से बात हुआ तो कहा कि तत्काल फायदा नहीं है, ये होगा तो वो होगा, यानी कि आप हमें चुनेंगे, आप सरकार बनाएंगे, फिर हम आएंगे, फिर केंद्र में भेजेंगे। तो कई सारे कर्मचारियों का या कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इस पे सारे कर्मचारी नहीं गए। अक्सर जब सरकार बदलती है कर्मचारी भी मूड बदलते हैं, दो धड़े होते हैं, अधिकारियों के भी वो दो धड़े होते हैं। एक आपको बड़े मजे की बात बताता हूं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों से बात होती है। इंटेलिजेंस आप अगर जानते हैं तो 3-4 तरीके का इंटेलिजेंस हमारे देश में काम करता है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी देश से बाहर है जिसको RNW कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत से बाहर इनपुट्स जुटाती हैं, भारत से बाहर एक्टिव। देश की जो आंतरिक खुफिया एजेंसी है उसका नाम है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके अलावा राजस्थान पुलिस में एक CID जोन करके एक शाखा होती है, और जो जिला पुलिस अधीक्षक होता है उसके अंदर भी एक शाखा होती है पुलिस की, उसका नाम होता है DSB, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच। वो पुलिस अधीक्षक की खुफिया पुलिस है। जिला स्तर पे एक सब इंस्पेक्टर CI लेवल का अधिकारी होता है और उनके अंडर एक टीम होती है जो सभी जगह नजर रखती है। पाकिस्तान से कौन आया, विदेशी नागरिक कौन आए गए, पासपोर्ट वाला कार्यक्रम वो सल्टाते हैं। CID जोन जो है उसका स्थानीय पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता। CID जोन का एक CI लेवल का अधिकारी जिला स्तर पर बैठता है, उसकी एक टीम होती है। वो लोग जो है वो डेटा भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को, उनका स्थानीय पुलिस अधीक्षक से लेना देना नहीं होता। IG बैठते हैं CID जोन के रेंज जो होती है उसमें। और इसके अलावा जो एक IB जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ केंद्र सरकार को डेटा भेजती है। IB का एक अपना काडर है, उसका एक डिपार्टमेंट है, तो वो चूंकि विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं। अब ये जो एग्जिट पोल और ये जो चीजें हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं कि फेल क्यों जाते हैं मामले, या पूर्वानुमान होता है। ये पूरा पॉलिटिकल डेटा कौन प्रदर्शन कर रहा है, किसके कितनी भीड़ जुटी, वो या तो CID जोन डिटेल भेजती है राज्य सरकार को, या पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राजस्थान पुलिस जो है वो उसकी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच DSB भेजती है, थानों से मंगा लेती है। तो इस तरीके से डेटा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस में CID में या इंटेलिजेंस में जो अधिकारी लगाए जाते हैं, IPS होते हैं, जो सरकार जिनके माध्यम से संवाद करती है, यानी कि मुख्यमंत्री संवाद करते हैं, या सरकार के बड़े नेता, या सरकार के वो घटक जो कि OSD हैं, या जो चीजें तय करते हैं कि भाई क्या डेटा आ रहा है, क्या मूड क्या है, उनको बताने वाला जो अधिकारी है उसकी जो पोस्टिंग है वो एक ठंडी पोस्टिंग है। बेसिकली उसका पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होता, ना कोई अच्छा इनकम आउटकम है चीजों का। ऐसे में वो बड़ा कुढ़ा हुआ सा रहता है। तो क्या लगता है कि वो अधिकारी सरकार को सही ही आंकड़े देगा? और अगर वो सही ही देगा तो वो सामने वाली पार्टी जिसका चल रहा है मामला, क्या वो उस ओर नहीं जाएगा? बड़ा सवाल है। ऐसे में जैसे कई साथियों से बात हो रही थी एग्जिट पोल और उनको लेके, कल भी हमने इस पे बात की थी, तो यह बात राजस्थान के चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए कि सरकारें जिन इंटेलिजेंस के माध्यम से अपना सपना देखती हैं, अपने प्रत्याशी तय करती हैं, अपना इनपुट्स लेती हैं, उनमें वो जो लोग हैं वो मूल काडर के इंटेलिजेंस के लोग नहीं हैं, वो पुलिस विभाग के लोग हैं जो कि ठंडी पोस्टिंग, पनिशमेंट पोस्टिंग के नाम पे उन विभागों में भेजे जाते हैं। अब चूंकि इसका एक अलग से काडर नहीं है, पुलिस ही के लोग हैं, तो पुलिस के हिसाब से ही काम करती हैं, और फिर वो आप देख सकते हैं कि काम का बर्डन और तमाम चीजें। तो ये जो फेल्योर, इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाता है अनुमान लगाने में, पूर्वानुमान लगाने में, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपके जो लोग हैं वो बड़े उत्साह से काम नहीं करते हैं। अगर वो काम करते हैं तो फिर कोशिश रहती है कि सामने वाले को ठीक फायदा पहुंच जाए, और इस मदद के बदले में अगर सरकार आती है तो एक अच्छी सी पोस्टिंग मिल जाए। यह एक बड़ा बड़ा पुलिस का सेटअप होता है। लेकिन यहां सवाल है कि राजस्थान में सरकार बना कौन रहा है? वसुंधरा राजे, जो कि राजनीति के नेपथ्य में धकेली जाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक्टिवनेस दिखाई ड्यूरिंग इलेक्शन, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरीके से उन्होंने सभाएं की, जिस तरीके से उन्होंने नामांकन में उत्साह दिखाया, जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े हुए उनके, जिनमें पार्टी से भी हैं और पार्टी से इतर भी हैं उनके खेमे के लोग, वसुंधरा राजे ने कोशिश की जैसा कि ऑफिशियल बताया जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज जयपुर के एक बड़े मंदिर में बड़ा आयोजन में शिरकत की है, कल वो राजस्थान के राज्यपाल
राज्यपाल की भूमिका आने वाली है। आप उस धारा को याद कर सकते हैं, उस संविधान के उस अनुच्छेद को याद कर सकते हैं जिसके तहत राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देता है। तो कल वो न्योता आने वाला है कि किसको आएगा। अगर पूर्ण बहुमत मिला तो कांग्रेस या बीजेपी को मिलेगा, हंग असेंबली आएगी तो फिर भाई आओ और अपना शक्ति प्रदर्शन करो और अपना सरकार बनाओ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो न्योता किसे देगा, कौन सी पार्टी को, कौन से दल को देगा। आज सीपी जोशी का एक बयान है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। उनकी रेस के चक्कर में जो उनकी रेस सीधी नहीं है, उनकी दौड़ अब जो है वो बाधा दौड़ हो गई है। चंद्रपाल सिंह आख्या जिस अंदाज में, जिस तेवर के साथ इसी जगह पे उन्होंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा कि नहीं हमारा बीजेपी से कोई पंगा नहीं है, सीपी जोशी जो है उन्होंने हमारा टिकट कटवाया है, पुरानी अदावत है ये। लेकिन सीपी जोशी ने कहा है कि वो सीएम की रेस में नहीं है। अब सीएम की रेस में कौन है? बड़े नाम आ रहे हैं, वसुंधरा राजे, उनके बाद में नाम आ रहा है बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल का। लेकिन अलग अलग तरीके के फॉर्मूले चल रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जो है वो सीएम बन सकते हैं अगर मौजूदा जीते हुए विधायकों में से चुना जाता है। राजेंद्र राठौड़ को अगर सीएम बनाया जाता है तो विधायी कार्यों की समझ के साथ साथ प्रशासनिक दक्षता जो है वो बीजेपी एक अलग तरीके से पालेगी। लेकिन क्या गजेंद्र सिंह शेखावत चाहेंगे, क्या दिया कुमारी चाहेगी, क्या वसुंधरा राजे चाहेंगी कि राजेंद्र राठौड़ बने? लेकिन अगर कैलिबर और उस लेवल पे बात करें तो राजेंद्र राठौड़ एक अलग और अनूठी जो पकड़ वाले नेता हैं, जो सुबह 5 बजे से जनसुनवाई चालू करते हैं और लेट नाइट तक। ये है बीजेपी की बात। लेकिन कांग्रेस में अगर देखा जाए कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है और जैसा कहा जाता है कि जैसा सर्वे वाले या जैसे मीडिया का जो एक स्वरीय राग है उसमें यह है कि जाट वोट बैंक कांग्रेस की तरफ एक तरफा गया है, तो उनकी डिमांड होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें आलाकमान सीएम बनाए, अगर वो आलाकमान के विश्वस्त होकर रहते हैं तो। लेकिन गांधी परिवार के खास होने के नाते ही मुख्यमंत्री का चेहरा अगर तय हुआ तो फिर अशोक गहलोत एक प्रत्याशी, उनके अलावा फिर दूसरे नजर नहीं आते, सचिन पायलट को छोड़ के। सचिन पायलट जो कि इस पिक्चर से आउट हैं, क्या करेंगे, क्या उनका कदम होगा, तमाम चीजें देखने वाली होगी। और विधानसभा चुनावों का जो परिणाम है वो कल 11-12 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। लगता है कि इस बार बागियों की चांदी इस बार भी रहने वाली है। सरकार किसी की बनो, जो बगावत करके जो मतलब गहरे पानी में बैठा है वो बड़ा समंदर से मोती निकाल सकता है। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो स्थिति यह भी नहीं लग रही कि कांग्रेस सरकार अगर बनाएगी तो उसे भी गठबंधन से बनानी पड़ेगी, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों को अगर देखें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आशान्वित हैं, जिस तरह से उसके नेता बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट था। लेकिन कांग्रेस को कम नहीं आंकना चाहिए, जिस तरह से अशोक गहलोत संपर्क साध रहे हैं बागियों से, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा एंड टीम काम कर रही हैं। तो कुल मिला के इलेक्शन का निर्णय जो है वो, वैसे तो मीडिया के लोग भविष्य वक्ता बने हुए हैं, वो सट्टा बाजार को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे हमारे खिलाड़ी भी ड्रीम 11 को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का जो सट्टा बाजार को प्रमोट करने का जो सिस्टम है, इसका इतना भाव है, इसका ये है, आप इतना पैसा लगाएंगे तो इतने मिलेंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप में यह चीज क्या सही है? हमें ठीक नहीं लगती कि सट्टा बाजार ये कह रहा है बीजेपी की सरकार बन रही है, सट्टा बाजार कह रहा है साहब भंवर सिंह भाटी चुनाव हार रहे हैं, सट्टा बाजार कह रहे हैं रविंदर सिंह भाटी जीत रहा है, सट्टा बाजार कह रहा है कि राजेंद्र राठौड़ जीत रहा है, सट्टा बाजार ये कह रहा है साहब कि सीएम जो है वो अर्जुन मेघवाल हो सकते हैं, सट्टा बाजार कह रहे हैं पहला नंबर वसुंधरा का है, सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि कैलाश मेघवाल चुनाव जीत रहे हैं। तो बड़े जो निर्दलीय हैं बीजेपी के, उनमें 8-9 निर्दलीय जो है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं पहले दूसरे नंबर पे। उन पे नाम अगर अपन गिनाना चालू करें तो रविंदर सिंह भाटी बीजेपी के थे, बागी होके 6-7 दिन ही बीजेपी में एक नवजात नेता थे और उन्होंने बागी होके चुनाव लड़ा तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं, जैसा कहा जा रहा है। टक्कर दे रहे हैं। प्रियंका चौधरी बीजेपी की ही बागी हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें तो सांचौर में जीवाराम चौधरी, उनके अलावा देखें बयाना में रितु बनावत हैं, उनके अलावा देखें कैलाश मेघवाल है, लूणकरणसर सीट पे है। तो बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी हॉट सीटें हैं। उनमें झालरापाटन सीट पे नजर रहेगी। झालरापाटन में वसुंधरा राजे के सामने जो प्रत्याशी इस बार इतने खास है, फेमस नहीं है। पिछली बार मानवेंद्र सिंह लड़े थे लेकिन बड़े अंतर से चुनाव आ रहे। उनसे पहले रमा पायलट लड़ी, मीनाक्षी चंद्रावत लड़ी, लेकिन वसुंधरा राजे के सामने वो चुनाव जीत नहीं पाई। तो वसुंधरा राजे का जो निकलना वो तय जिस तरह से माना जा रहा है। सचिन पायलट का, अशोक गहलोत के बड़े लोग हैं, लेकिन बीडी कल्ला मुश्किल में है तो गहलोत खेमे के कई मंत्री मुश्किल में हैं। महेश जोशी ने जिस तरीके से मेहनत की है जयपुर की सीटों पे, उससे कांग्रेस चौंक सकती है।
तो 18-19 राउंड में मतगणना होगी, 2-3 बजे तक तो एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन रुझान जो है वो आपको लगभग 8-9 बजे से आने चालू हो जाएंगे और हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।